नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि तमिलनाडु को इस वर्ष की फ्लैगशिप एजुकेशन स्कीम यानी प्रमुख शिक्षा योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार से धनराशि मिलना शेष है। तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुसार केंद्र के इन फंड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन से जोड़ा गया है, जिसमें वे प्रावधान शामिल हैं जिनका राज्य ने विरोध किया है, जिसमें विवादास्पद 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी त्रिभाषा फार्मूला भी शामिल है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। अब बात कर लेते हैं समग्र शिक्षा है क्या। देखिए, समग्र शिक्षा में सब कुछ शामिल है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत टीचर को ट्रेनिंग देना, टीचर को सैलरी देना और विशेष एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, प्रशासनिक सुधार, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स एजुकेशन, पुस्तकों के लिए ग्रांट्स, यूनिफॉर्म्स के लिए ग्रांट, लाइब्रेरी और सारी तरह की सुविधाएं समग्र शिक्षा में शामिल होंगी, जिसमें केंद्र राज्य का जो खर्च का रेशियो होगा, अनुपात होगा 60-40 के रेशियो में होगा। 60% केंद्र वहन करेगा, 40% राज्य करेंगे। तो ये इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट ये रह जाता है, यह योजना स्कूली शिक्षा को एक कंटिन्यूटी यानी निरंतरता के रूप में मानती है। एजुकेशन यानी शिक्षा SDG 4 यानी सतत विकास लक्ष्य 4 के अनुरूप है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं ने एक बार पुनः केंद्र राज्य संबंधों और केंद्र द्वारा इमरजेंसी प्रोविजंस के इस्तेमाल पर चर्चा को ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। भारत की संघीय व्यवस्था में सेंटर और स्टेट रिलेशन यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पावर ऑफ सेपरेशन यानी शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर्स यानी कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 केंद्र को कुछ शर्तों के अंतर्गत राज्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 355 केंद्र को राज्यों के आंतरिक एवं बाह्य खतरों से बचाने का अधिकार भी देता है, जबकि अनुच्छेद 356 राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुसार कार्य न करने पर प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाने की भी अनुमति देता है। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग 1987, संविधान कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग वर्ष 2002 और केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग 2010 सभी ने यह राय दी है कि अनुच्छेद 355 न केवल संघ पर एक कर्तव्य थोपता है, एक ड्यूटी को इम्पोज करता है, बल्कि उसे उस कर्तव्य के इफेक्टिव परफॉर्मेंस यानी प्रभावी प्रदर्शन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति भी प्रदान करता है। तो एक बार सेंटर स्टेट जितने भी प्रोविजन है पॉलिटी को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछता रहा है इस टॉपिक से, और अब तो पार्ट भी पूछ रहा है। आपने देखा होगा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित पूछा था संविधान के किस पार्ट यानी किस भाग के अंतर्गत आता है। तो सारे प्रोविजंस को कवर करिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पे। इन्वायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रोजेक्ट चीता को कई महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें लंबे समय तक कैद में रहना और चीतों की मृत्यु शामिल है। दीर्घकालिक सफलता पर्याप्त आवास यानी एडवोकेट हैबिटेट, वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक समर्थन खोजने पर निर्भर करती है, और प्रोजेक्ट का फ्यूचर यानी भविष्य इन बड़ी चुनौतियों पर काबू पाने पर निर्भर करता है। चीता सबसे ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज यानी सबसे पुरानी बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है और कम दूरी पर सबसे तेज गति से भागने वाला जमीनी जानवर भी माना जाता है। अब सब स्पीसीज यानी उप प्रजातियों की बात कर लेते हैं। 5 मान्यता प्राप्त सब स्पीसीज यानी पहला है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका चीता, दूसरा पूर्वी अफ्रीकी चीता, तीसरा दक्षिणी अफ्रीकी चीता, चौथा पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता, पांचवा एशियाई चीता। अफ्रीका और ईरान के विभिन्न इकोसिस्टम में निवास करते हैं। मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसमें अल्जीरिया, बोत्सवाना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य इथोपिया, केन्या,
दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं। एशियाई चीता ईरान तक ही सीमित है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में चीतों की क्या स्टेटस है। वर्ष 1992 से इसको एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त माना जा रहा है। अब वहीं IUCN की स्टेटस के ऊपर बात करते हैं। उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी एवं एशियाई चीते जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, इनको छोड़कर सब स्पीसीज यानी उप प्रजातियां वल्नरेबल यानी सुभेद के अंतर्गत ये सूचीबद्ध की गई हैं IUCN के द्वारा। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र ने प्रिसीजन फार्मिंग यानी सटीक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना बनाई है। प्रिसीजन फार्मिंग यानी सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है। स्मार्ट सटीक बागवानी कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। इसमें MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के एकीकृत विकास मिशन योजना के अंतर्गत ये आता है। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक 15,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत लगभग 60,000 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कृषि अवसंरचना कोष, स्मार्ट और सटीक कृषि यानी प्रिसीजन फार्मिंग तकनीकों के लिए 3% ब्याज अनुदान के साथ लोन प्रदान करना शामिल है। इसमें कृषि में स्वचालन, ड्रोन, सेंसर, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग का समर्थन करता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड इसमें कृषि शामिल होती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि अरविंद केजरीवाल आज यानी मंगलवार शाम 4:30 बजे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ निर्धारित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पद अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। केजरीवाल ने महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है, जहां 26 नवंबर से पहले एक नया सदन चुना जाना चाहिए। हालांकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष यानी 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। क्या आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मौजूदा सदन के 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से पीछे की तारीख से कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया उससे पूर्व ही पूरी हो जाए। हालांकि RPA एक्ट 1951 यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15(2) के अनुसार चुनाव को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह से पूर्व अधिसूचित यानी नोटिफाइड नहीं किया जा सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और वेलफेयर स्कीम से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। इस शुभारंभ में स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। NPS वात्सल्य माता पिता को पेंशन खाते में इन्वेस्टमेंट करके यानी निवेश करके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करने और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ को सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। NPS वात्सल्य लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कर सकते हैं, जिससे यह सभी इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले परिवारों के लिए सुलभ होगा। यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शीघ्र शुरू करने के लिए डिजाइन की गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह योजना PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाई जाएगी। याद रखिएगा, UPSC पूछ लेता है इसकी नोडल एजेंसी क्या होगी, तो PFRDA को याद रखिएगा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि गवर्नमेंट टू स्टार्ट स्वच्छ ही सेवा अभियान 2024 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 आज से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये इस वर्ष का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस अभियान में पर्यटन स्थलों, पब्लिक बिल्डिंग यानी सार्वजनिक भवनों और जल निकायों जैसे स्थलों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें श्रमदान, वॉलंटरी श्रम शामिल होगा। स्वैच्छिक श्रम आप दे सकते हैं
और सामूहिक कार्रवाई जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इस वर्ष के अभियान के प्रमुख घटकों में शामिल है CTU यानी क्लीननेस टारगेट यूनिट्स, श्रमदान गतिविधियां होंगी इसमें शामिल, केंद्रित सफाई प्रयास, स्वच्छता में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, इसके अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल में नागरिक उद्योग, NGO यानी गैर सरकारी संगठन और विभिन्न हितधारक शामिल होंगे, जिसमें देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे, जो राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित पहल है। इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात कर चुके हैं। यह योजना 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी, जिसमें आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सक्षम बैंक खातों के माध्यम से 5 वर्षों में 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए और प्रत्येक 6 माह में 5,000 रुपए और 5 साल बाद 50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहला ट्रांसफर आज होगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी 2,800 करोड़ से अधिक की रेलवे प्रोजेक्ट और 1,000 करोड़ से अधिक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है, ऑल इंडिया रेडियो ने इसको कवर किया था, मिसलेनियस सेक्शन में कवर होगा ये। आप जानते हैं प्राइज पे UPSC क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। बुकर प्राइज की बात करेंगे। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषी दुनिया में अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसने 5 दशकों से भी अधिक समय से फिक्शन यानी उत्कृष्ट कथा साहित्य को मान्यता, पुरस्कार और पाठक संख्या दिलाई है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार न्यायाधीशों की राय में अंग्रेजी में लिखित और UK और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ फिक्शन यानी कथा साहित्य को दिया जाता है। यह एक ऐसा पुरस्कार होता है जो विजेता के करियर को बदल देता है। विनर यानी विजेता को 50,000 यूरो के साथ साथ 6 शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को 2,500 यूरो मिलते हैं। विजेता और शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों दोनों को वैश्विक पाठक संख्या की गारंटी होती है और वे पुस्तक की बिक्री में ड्रामेटिकली इंक्रीमेंट यानी नाटकीय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। तो साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। धन्यवाद।